First of all, thank you so much for clicking my video and I'm your friend Noncheng। ड्रामा के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि बहुत साल पहले तमारा नाम के लैंड में गॉड और डीमंस दोनों साथ रहा करते थे हारमोनी में। लेकिन डेमंस पूरी दुनिया पर राज करने लग गए थे और इसी को लेकर दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। लेकिन फिर गॉड ने अपने 46 बच्चों के ब्लड को सील करके उन सबको रोका और उन बच्चों के 46 स्टैचू बनवा दिए, जिससे कि वो डेमंस को हेल्स गेट से बाहर निकलने के लिए रोकेंगे। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक न्यूली वेड कपल दिखाया जाता है। वहीं पर उनका फोटोग्राफर उन्हें जेजूलैंड की स्टोरी के बारे में बताता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए गॉड ने अपने 46 बच्चों के ब्लड को सील कर दिया था और उनके 46 स्टैचू बनवाए थे और उन स्टैचू को डोल्हुबैंग कहा जाता है। लेकिन उसने ये भी बताया कि यहाँ पर 46 से ज्यादा स्टैचू है, जिससे कि असली स्टैचूज का पता न चल सके। उसने ये भी बताया कि ये स्टैचू यहीं पर हैं, यानी कि जेजूलैंड में। और वो फोटोशूट के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर 2 स्टैचू होते हैं। तो न्यूली वेड कपल उन्हें देखते रहते हैं और फोटोग्राफर अपना कैमरा सेट करता रहता है और जैसे उस ब्राइड ने उस स्टैचू को टच किया तो वहाँ से क्रैक्स होने लग गए और वहाँ से एक ब्लैक स्मोक निकला जो उनके अंदर चला गया। और फिर जब ब्राइड खांसने लगी तो ब्राइड के मुंह से एक स्मेल निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ फोटोग्राफर अपना कैमरा सेट करने में लगा होता है। फिर वो कपल को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जो वो पीछे देखता है तो उसने देखा कि ग्रूम वहीं पर खड़ा था, जो कि एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था और वो उस फोटोग्राफर को मारने लगता है। लेकिन फिर अचानक से उसके सर पर एक तलवार का अटैक होता है और यहीं पर हमारे फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम वान होता है। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर 2 प्रीस्ट एक पेंटिंग को देख रहे होते हैं जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। तो फिर वो हाई प्रीस्ट उसे कहता है कि जल्दी से युआन को बुला कर लेकर आओ। तो फिर वो प्रीस्ट दौड़ते हुए युआन के पास जाता है और वहीं पर हमें युआन को दिखाया जाता है जो हेडफोन लगाकर एक्सोर्सिज्म की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वहीं पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे बांध कर रखा हुआ होता है क्योंकि उस पर डीमंस ने पोजेस कर लिया था। और जब युआन उस लड़की के पास जाता है एक्सोर्सिज्म करने तो वहीं पर वो प्रीस्ट आ जाता है और उस लड़की को देखकर घबरा जाता है। लेकिन फिर युआन उस प्रीस्ट के पास जाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है और उसे अपने हेडफोन यूज करने के लिए कहता है। फिर वो वापस अपना काम करने लग जाता है और उसके बाद वो हाई प्रीस्ट से मिलता है और उनसे बातें करता है और हाई प्रीस्ट युआन को वो पेंटिंग दिखाता है। तो युआन उससे कहता है कि ये लड़की कौन है। तो प्रीस्ट युआन को बताता है कि बहुत साल पहले अच्छाई पर बुराई काबू करने लगी थी, तब यही लड़की सेवियर बनकर आई थी। लेकिन वो अपना मिशन कंप्लीट करने से पहले ही मारी जा चुकी थी और जिसने उसे मारा था वो अभी तक जिंदा है जेजूलैंड में। फिर वो कहते हैं कि डीमंस हम पर फिर से हमला करने वाले हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर काम करने वाले हैं और हमें इन्हें रोकना होगा। और वो युआन को बताते हैं कि कुछ साल पहले ही एक सेवियर ने जन्म लिया है और उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमने उस पर नजर रखी हुई है। और युआन को कहते हैं कि तुम जेजूलैंड जाओ और उस सेवियर को प्रोटेक्ट करो। और यहीं से सीन शिफ्ट होकर हमें दिहांग होटल दिखाया जाता है जहाँ पर दिहान होटल की सीईओ की बेटी यानी कि मिन हू, जो हमारी ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस है, और वहीं पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स और मीडिया होते हैं। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछता है उनके होटल के बारे में और करंटली उनके होटल की सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तब मिन हू उससे कहती है कि ये सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स हम अपने होटल में लगाएंगे जिससे कि हमारे कस्टमर्स इन पेंटिंग्स का अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके। और फिर हमें मियो और उसके सेक्रेटरी और उसके डैड की सेक्रेटरी तीनों साथ में डिनर करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर मिस्टर चैंग जो कि उसके डैड के सेक्रेटरी होते हैं, उनसे मियो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है क्योंकि वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते थे और उसकी केयर करते थे। लेकिन अब वो रिटायर होकर जेजू आइलैंड जाकर अपनी खेती का काम करना शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये बात मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो हमेशा ही उनके साथ रहना पसंद करती है और वो नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाएं। और फिर तभी वहीं पर मिनहो की आंट भी आ जाती हैं जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और वो उनसे कहती और फिर उसकी आंट उससे कहती है कि एक तुम्हारी ही वजह से मुझे अपने ही होटल के बारे में आर्टिकल से पता चलता है। तो फिर मिनहू अपनी आंट से कहती है कि एक दिहांग होटल ही ऐसा है जिसकी ग्रोथ हर साल नेगेटिव हो रही है और फिर मुझे तो इसमें इन्वॉल्व होना ही था। तो फिर उसकी आंट कहती है कि होटल मेरा है तो मुझे चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें नहीं। तो फिर मिनहू उससे कहती है कि दिहांग होटल के 40% शेयर दिहांग ग्रुप के हैं और बाकी के 25% मेरे डैड के हैं और आपके 17% है और मेरे हैं 18% और मैं अपने डैड के सक्सेसर हूँ तो मुझे तो चिंता करनी ही पड़ेगी ना। तो फिर ये सुनकर उसकी आंट वहाँ से गुस्से में होकर चली जाती है और फिर मिनहो जब वापस जा रही होती है तो उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक और गाड़ी आ जाती है और उसकी गाड़ी उससे टकरा जाती है। तो फिर सेक्रेटरी बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ पर 2 लोग होते हैं जिनसे वो माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे फिर भी परेशान कर रहे होते हैं। तो फिर मिनहो खुद जाती है वहाँ पर
और उनसे माफ़ी मांगती है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें। लेकिन वो नहीं मान रहे थे और उसके सेक्रेटरी को परेशान किए जा रहे थे और उससे गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से फाइट करती है और तभी उनमें से एक आदमी उसकी वीडियो बना लेता है और इसके बारे में मिन्हो को नहीं पता होता है। फिर यही वीडियो नेक्स्ट डे वायरल हो जाती है और ये सब उसकी आंट ने ही करवाया था, जिससे कि उसकी और उसके डैड की रेपुटेशन खराब हो जाए। और ऐसा ही हुआ और उसके डैड उससे नाराज़ हो गए थे और उसने अपने डैड को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब उसकी आंट ने करवाया है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर उसके डैड नहीं मानते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें सबसे माफ़ी मांगनी होगी और उन्होंने कहा कि इस मामले को शांत करने के लिए तो तुम्हें थोड़े दिन कंपनी से दूर रहना होगा। और तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग भी आ जाते हैं और वो मिनवू को जेजू आइलैंड में स्कूल में वॉलंटियर करने का आइडिया बताते हैं। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत सारी मीडिया खड़ी होती है, तो वो वहाँ से भागने लगती है और बैक डोर से बाहर निकल जाती है। और जब उसने बाहर कदम रखा तो उसे एक अजीब सी एनर्जी फील हुई और वो एकदम से शॉक हो गई थी। और उसी टाइम पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक लेडीज़ को जो जंगल में होती है और उसे भी वही एनर्जी फील होती है। लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके पार्किंग लॉट में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे वही ब्राइड दिखती है जो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से उस ब्राइड ने मिन्हो को देख लिया और उससे कहती है, ओह तो तुम हो। और फिर मिन्हो उसे देखकर डर जाती है और भागने लगती है। और फिर भागते भागते मिन्हो एक खुले वैन में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उस वैन में हाथ घुसाकर वो उसे खींचने की कोशिश करता है और मिन्हो बहुत जोर से चिल्ला रही होती है। और जब वो मॉन्स्टर मिन्हो के एकदम करीब आ गया था, वान होता है वो एकदम स्पीड से आते हैं और उस मॉन्स्टर को वैन से बाहर निकाल देते हैं। और फिर वहाँ पर वान और मॉन्स्टर की ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें वान उसको हरा देता है। और फिर वो मिन्हो को जाकर देखता है कि वो ठीक है या नहीं और उसकी तरफ देखने लग जाता है। और जब वो उसकी तरफ देखता है तो मिन्हो के अंदर से फिर से वही एनर्जी रिलीज होती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि आप मुझे पार्किंग लॉट में बेहोश मिली और उस आदमी का कुछ भी पता नहीं चला जिसने आपकी जान बचाई थी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में वान को दिखाया जाता है जो उसी औरत से मिलता है जिसे मिन्हो के आने से वही एनर्जी फील हुई थी जो मिन्हो को हुई थी, जिसका नाम बेकचो था। और उन दोनों की बातों से ऐसे लग रहा था कि वो मिन्हो के आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर बेकचो कहती है कि वो सही से जागी नहीं है, नहीं तो वो तुम्हें पहचान लेती। और फिर वो बताता है कि उस पर लस्ट डेमन ने अटैक किया था। और फिर हमें बहुत साल पुराने जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि उस गांव में सभी को एक लस्ट डेमन ने मार डाला था और वहाँ पर सभी मर चुके थे एक बच्चे को छोड़कर। तो उस बच्चे को वो एक मॉन्क के पास ले जाते हैं और वो मॉन्क कुछ बच्चों को डीमन स्लेयर बनाना चाहता था। तभी वहाँ पर बेकचो आती है और उसे मना करती है ये सब करने के लिए, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा करके बहुत से बच्चों की जान ले ली थी। लेकिन फिर वो नहीं मानता है और वो उससे कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है लस्ट डेमन को रोकने के लिए। और फिर वो उन सभी बच्चों को एक गुफा में लेकर जाता है और वहाँ पर उस रूम में एक बड़ा सा डेमन होता है जिसे बांधा हुआ था और सभी बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। और फिर मॉन्क उन सभी बच्चों को बताता है कि ये एक एविल स्पिरिट है जो कि एक लस्ट डेमन है जो बुरी सोच पर सरवाइव करता है और इसके सामने आने वाली हर एक जिंदा चीज को वो मार डालता है। एक नॉर्मल इंसान को इसे हराना बहुत मुश्किल है, इसे पकड़ने के लिए बहुत से इंसानों की जानें गई हैं। तभी वहाँ पर वो मॉन्क एक छोटी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर के सीने में घुसा देता है और उसका ब्लड जो एक आग की तरह होता है उसे एक बॉल में डाल लेता है। और फिर उन बच्चों को भी उसी तलवार से छेद करके उस ब्लड को उनके शरीर में डाल देता है। और फिर वो ऐसा करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब सुबह देखते हैं वहाँ पर दो ही बच्चे जिंदा रहते हैं। तो फिर वो मॉन्क उनसे कहता है कि तुम अब डेमन स्लेयर बनोगे। और उनमें से एक बच्चे का नाम वो वान रखता है और दूसरे का नाम गोंगटैंग। और वो उन्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर एक लस्ट डेमन का ब्लड है, तो तुम अब आधे इंसान और आधे डेमन हो। फिर वो उन दोनों को डीमन स्लेयर बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। तभी वहाँ पर जब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है तभी वहाँ पर बेकचो आती है और उसके साथ एक लड़की आती है जिसका नाम वोंगजियोंग था। तभी वहाँ पर वोंगजियोंग की नज़र वान पर पड़ती है तो वो एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिन्हो को दिखाया जाता है जो जेजू लैंड में एक तामरा नाम की जगह पर रह रही थी। और वो तामरा नाम की हाई स्कूल में एक गाइडेंस काउंसलर के रूप में काम ज्वाइन करती है। और तभी वहाँ पर एक टीचर आती है और वो उससे कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि तुम यहाँ पर आई हो। और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर स्माइल करते हैं। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वो मिन्हो की फ्रेंड थी।
और फिर वो जब स्कूल से वापस जा रही होती है तो उसके डैड का उसके पास फ़ोन आता है और उन्हें बताते हैं कि कल्चर चेयरमैन उसकी आंट को बना दिया गया है, जो कि मियो का था। और इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और तभी उसके पास उसके इन्वेस्टिगेटर की कॉल आती है और उसे जो पता चलता है वो उसे शॉक कर देता है और उसे ये पता चलता है कि उसकी आंट से उसका सेक्रेटरी मिला हुआ होता है और उसी ने ही उसकी आंट की मदद की थी उस वीडियो को वायरल करवाने में। और फिर वो गाड़ी रुका देती है और बाहर निकल जाती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अपने सेक्रेटरी पर बहुत भरोसा करती थी। और उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन तुमने तो मुझे ही धोखा दिया। और फिर वो उससे कहती है कि तुमने मेरी आंट का साथ क्यों दिया? तो फिर वो कहता है कि मैं तो स्टार्टिंग से ही तुम्हारे आंट के साथ था। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और फिर उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें बहुत कुछ रहना होगा। और फिर वो जब ऐसे बातें कहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे नीचे गिराकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो वहाँ से पैदल ही चलने लग जाती है। और फिर ये देखकर सेक्रेटरी को भी बहुत बुरा लगता है और फिर वो जब वहाँ पर बैठा होता है तो वहीं पर वो ब्लैक स्मोक आता है और फिर वो ब्लैक स्मोक उसके अंदर चला जाता है। इसका मतलब कि वो डीमन अब सेक्रेटरी में के अंदर था। और फिर मिनो मिस्टर चैंग को बता रही होती है ये सब, तो उसके फ़ोन का नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा होता है और वो उनको लोकेशन भेजने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वो सेक्रेटरी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। और फिर मीनू जब उसकी आंखें और उसके हाथों को देखती है तो वो पूरी तरीके से डीमन में चेंज हो गया था और वो उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि वो उसे किक मारकर जंगल में भाग जाती है और डीमन भी उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन अचानक से डीमन वहाँ पर आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर तूफान की ही तेजी से वान आता है, उस डीमन के हाथ को कट कर देता है। और वो डीमन हाथ कटने के बाद भी नहीं मानता है और लगातार मीहो पर अटैक कर रहा होता है। और जब वो उस पर अटैक कर रहा होता है तभी वहाँ पर बीच में वान आ जाता है और उसने अपने चारों तरफ नेचुरल शील्ड बना दी थी और वो वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से उस डीमन से फाइट कर रहा होता है। और लास्ट में जब वान उसे हरा देता है तो वो एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और उसे वान अपने पास रख लेता है। और फिर मिनहो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वांगजोंग को दिखाया जाता है जो वांग और किम टैंग से मिलने आई हुई होती है। और फिर वो उनसे कहती है कि सभी बाहर गए हुए हैं तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। और वो कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है तो वहाँ पर तुम्हें कोई नहीं ढूंढ सकेगा और ना ही तुम्हें कोई बांध कर रखेगा। और जब वो वान की बेड़ियां खोल रही होती हैं तब वान के अंदर का लस्ट डेमन उस पर हावी हो जाता है और वोंगजोंग के हाथ पर काट लेता है। लेकिन वोंगजोंग उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे प्यार से कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। और फिर वो उन दोनों को लेकर भाग जाती है और टेम्पल में ये पता चलता है कि वो तीनों भाग गए हैं तो मोंग कहता है कि उन दोनों में लस्ट डीमन का ब्लड है और अगर वो उन पर हावी हो गया तो बहुत ज़्यादा तबाही मच जाएगी अगर उन दोनों ने उस पर काबू नहीं किया तो। और फिर कुछ समय बाद वॉन और गिनपेंग वोंगजियोंग को अपनी पीठ पर लेकर आते हैं क्योंकि वॉन के काटने से वो बेहोश हो गई थी और उनको सजा के तौर पर बहुत ज़्यादा कोड़े मारे जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और फिर उन्हें वहीं पर बंद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर वोंगजियोंग आती है और वो उससे कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ज़रूर निकालूंगी और जब तक मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी कर कर यहाँ पर नहीं आती तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर युआन मिस्टर चैंग से 10 साल बाद मिलने आया हुआ होता है। और जब मिस्टर चैंग ने युआन की कोरियन सुनी तो वो तो उसके फैन ही हो गए थे। तो युआन उन्हें बताता है कि जब वो फ्री होता है तो उसे के पॉप और के ड्रामा देखना बहुत पसंद है, इसलिए वो इतना अच्छा है इसमें। और दूसरी तरफ मिस्टर चैंग उसकी अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में ही सुपर नेचुरल पावर्स पर इतनी अच्छी पकड़ बना ली थी। और युआन भी मिस्टर चैंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी सेवियर को बचाने के लिए। फिर वो मिस्टर चैंग से कहता है कि आपने तो वो भविष्यवाणी सुनी ही होगी कि अच्छाई पर बुराई फिर से हावी होने वाली है और डीमंस फिर से धरती पर आने वाले हैं। तो फिर मिस्टर चैंग उससे कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो फिर युआन मिस्टर चैंग से कहते हैं कि मुझे ये तो पता ही है कि मीहो ही वो सेवियर है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे उसे अवेकन करना होगा जिससे ही उसे सब कुछ याद आ जाए। लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि ये काम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे और मैं तुम्हें मीहो से अपना रिलेटिव कहकर मिलवाऊंगा जिससे उसे शक ना हो। और तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से वान गायब हो जाता है। और फिर पुलिस मीहो से पूछती है तो वो सब कुछ बता देती है और सुपरनेचुरल पावर और डीमन के बारे में वो सब कुछ बता देती है, लेकिन पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता है।
तो वो पुलिस वाला ऐसा सोचता है कि ये अभी भी शॉक में है और फिर वो घबराती हुई मिस्टर चैंग को कहती है कि आप डैड को कॉल कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि मैं सियोल वापस आ रही हूँ। लेकिन मिस्टर चैंग उनसे कहते हैं कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है और वो थोड़ी स्ट्रेस्ड है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो वहाँ से कैब लेकर चली जाती है और एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचती है उसे नहीं पता होता है कि वहाँ पर भी डीमन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड में वो डीमन घुस जाता है। और जब मीहो अपनी टिकट ले रही होती है तो वहाँ पर उसे एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो उसकी तरफ देखने लग जाती है और जब वो उसकी आंखों की तरफ देखती है तो वो डर कर वहाँ से भागने लगती है और डीमन भी उसका पीछा करता है और फिर वो भागते हुए एक कार में बैठ जाती है। लेकिन वो डीमन वहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस डीमन को धक्का मारकर उस गाड़ी को ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो डीमन उसकी कार के ऊपर ही होता है, जिससे मीहो कार का ब्रेक लगाकर उसे आगे गिरा देती है और वो कार उस पर चढ़ा देती है। लेकिन वो डीमन मरा नहीं होता है और वो गाड़ी के मिरर को तोड़कर उस पर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन मिन्हो को अचानक से दिखता है कि वहाँ पर एक डॉल हु बैंग का स्टैचू था, लेकिन वो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ एक सिंपल सा पोल ही था जिससे उसकी गाड़ी टकराकर पलट जाती है और मियो उस गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग जाती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। लेकिन वो जहाँ पर छुपी हुई होती है उससे अचानक से आवाज़ हो जाती है जिससे उस डीमन को पता चल जाता है कि वो वहाँ पर है। तभी वहाँ पर फिर से वान आ जाता है। फिर वान उस डीमन से फाइट करता है और उसे हरा देता है और फिर वो भी एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और वान उसे अपने पास रख लेता है। और फिर वान मीहो से कहता है कि तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं है। तो फिर मीहो कहती है कि क्या मुझे कुछ याद होना चाहिए, मुझे क्या याद नहीं है और ये सारे डीमन मेरे पीछे क्यों पड़े हैं और मेरा सेक्रेटरी भी डीमन कैसे बन गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वान उसे बताता है कि ये लस्ट डीमन है जो कि एक बहुत ही बुरी शक्ति है और ये इंसान को मारकर उनका शरीर लेकर उन्हीं के बीच रहते हैं। तो फिर वो कहती है कि ये सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं। तो फिर वान कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत है और वो जब तक अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। और फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो डीमन के पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसे कैसे मारा गया। तभी वो मिस्टर चैंग को कॉल करता है और वो उनसे पूछता है कि काले कोट वाला आदमी दिखता कैसा है और वो कौन सा वेपन यूज करता है इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। तो फिर मिस्टर चैंग कहते हैं कि इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट डर में बदल जाएगी। और फिर हमें मीहो को दिखाया जाता है जो वान को याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आते हैं तो मीहो उससे कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया। तो फिर मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम्हारी आंट बहुत शातिर है और वो तुम्हें तुम्हारी कंपनी से निकलवा देंगी और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना परफेक्ट प्लान के। तो फिर मीहो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती है, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है सोने की, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और उसे सुनकर वो छुप जाती है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे जब बाहर निकल कर देखती है और फिर वहाँ पर वान बहुत ही स्पीड से उसके रूम के अंदर आ जाता है। तो फिर मीहो कहती है कि वहाँ पर कोई लस्ट डीमन था क्या। तो फिर वो कहता है कि हाँ था, लेकिन अब नहीं है। और वांग उससे कहता है कि ये तो इतने सारे हैं कि तुम इन्हें गिन भी नहीं सकती हो। तो फिर वो कहती है कि ऐसी लाइफ से तो अच्छा है कि मुझे मर ही जाना चाहिए। फिर एकदम से वो कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते। और फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट लाती है और उससे उसकी आईडी पूछने लग जाती है। तो फिर वान कहता है कि मेरे पास कोई आईडी नहीं है और ना ही मेरा कोई सरनेम है। तो फिर वो ये सुनकर हंसने लग जाती है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो मीहो कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। और फिर वो जाकर बैठ जाती है और बातें करते करते उसे नींद आ जाती है। तो फिर वान उसके बेड के पास देखता है, वहाँ पर स्लीपिंग पिल्स होती हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सुबह उठती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि वान ने उस पर साइन कर दिए थे, लेकिन वहाँ पर कोई अमाउंट नहीं था। और दूसरी तरफ बैक जो अपनी पोती जोई को बता रही थी लिबोना के बारे में कि पुराने ज़माने में जब औरतों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ करता था तो वो पूरे रिचुअल के साथ लिबोना की पूजा करती थी और अपनी विश पूरी करवाने के लिए उन्हें एक अच्छा खासा प्राइज़ भी देना पड़ता था। जो जितना वेल्दी होगा उसे उतना ही अच्छा प्राइज़ देना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो लिबोना ये अच्छा नहीं मानता था। और फिर जोई अपनी दादी से पूछती है कि क्या अभी भी लिबोना की स्पिरिट एग्जिस्ट करती होगी। तो फिर उसकी दादी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। तो फिर वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो अभी तक होते होंगे। और फिर मीहो मिस्टर चैंग से वांग को मिलवाती है और उनसे कहती है कि इन सिचुएशन को देखते हुए मुझे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। लेकिन मिस्टर चैंग उसे देखते ही पहचान लेते हैं और सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर मीहो अपनी क्लास के अटेंडेंस ले रही होती है। और जब वो सूर्यांग का नाम लेती है तो जोई वहाँ से उठकर चली जाती है और वो अपनी फ्रेंड सूर्यांग से मिलने जाती है। और वो जब उसके पास जाती है तो उसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा मारने पीटने के निशान थे।
तो वो उससे पूछती है कि ये सब किसने किया, और ये सब उसके बॉयफ्रेंड ने किया था, और वो उसे बाहर निकलने के लिए और स्कूल जाने के लिए मना करता है, और वो उसको उसकी प्राइवेट फोटोज के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो फिर जोई उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, लाइक मैसेज और फोटोज। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है और वो उससे कहता है कि कोई तुम्हारे पास आया है क्या। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जोई को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, और जोई अपनी फ्रेंड को इस हालत में देख नहीं सकती थी। तो फिर वो मीहो के पास चली जाती है उससे हेल्प मांगने, लेकिन मीहो उससे कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें सूर्यांग को दिखाया जाता है जो उस ब्लैकमेलिंग से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाती है। फिर सूर्यांग उस लिबोना के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और सारे रिचुअल परफॉर्म करने लग जाती है। फिर वहाँ पर अचानक से अजीब सा मौसम हो जाता है और तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, और वान का खंजर भी वाइब्रेट होने लग जाता है, और वो सोचता है कि कोई तो वहाँ पर ज़रूर आ गया है। फिर वहाँ से सूर्यांग गायब हो जाती है। और फिर रात में जब मीहो वर्कआउट कर रही होती है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है, और वो जब पीछे पलटती है तो जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं, युआन होता है। और फिर मिस्टर चैंग युआन को मीहो से मिलवाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसका भतीजा है जो इटली से आया है। तो फिर मीहो कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो फिर वो कहता है कि हाँ, कोरिया की न्यूज़ में तुम काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल करती हो। और फिर वो ड्रिंक करते हैं। तो फिर मीहो को कहती है कि मैं जेजू आइलैंड में नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर युआन कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर मीहो कहती है मॉन्स्टर्स तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, मैं जहाँ पर जाती हूँ वहीं पर आ जाते हैं, और जो मुझे इनसे प्रोटेक्ट करता है मैंने उसे बॉडीगार्ड बना लिया है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। और वो वान का नाम जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और कहती है देखो मैंने उसे बॉडीगार्ड बनाया है लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। और वो एकदम से लड़खड़ा के गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पर वान आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद युआन उससे मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी एज क्या है, क्या मैं तुम्हें अंकल बुलाऊं, दादाजी या फिर भाई, क्योंकि अगर तुम एक मॉन्स्टर हो तो तुम्हें थोड़ा खतरनाक दिखना चाहिए। और क्या मैं सही हूँ, और तुमने अपना खंजर कहाँ पर रखा है, कोट के अंदर रखा है या कहीं और रखा है, तुम तो काफ़ी क्यूट हो। लेकिन फिर वान उसे कहता है कि अभी तो मेरा खंजर मेरे कोट के अंदर है, लेकिन तुम्हारी गर्दन पे भी हो सकता है, और तुम इंसान हर चीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, और जब नहीं जान पाते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो और परेशान हो जाते हो, और मुझे जानने की कोशिश तो तुम करो ही मत। और फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और जब सुबह मीहो को दिखाया जाता है तो वो युआन को प्रे करते हुए देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि वो एक प्रीस्ट है। और फिर वो स्कूल जाने के लिए वान को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसकी गाड़ी में ही बैठा होता है और वहीं पर युआन भी बैठा होता है। तो फिर युआन कहता है कि मैं तो यहाँ पर बोर ही हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर रास्ते में वान को किसी के होने का एहसास होता है, तो फिर वो गाड़ी वहीं पर रुकवा देता है, और फिर वो बिना कुछ बताए जंगल में चला जाता है, और वहाँ पर मीहो परेशान होने लग जाती है। तो फिर युआन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। और जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी से जोई टकरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है, और वो उन दोनों से कहती है कि मैंने ही उसे लिबोना की पूजा के बारे में बताया था, और उसी के बाद से वो गायब हो गई। और फिर मीहो और युआन उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसके साथ सूर्यांग के घर पर जाते हैं, और फिर जोई को वहाँ से वापस भेज देते हैं, और फिर उसकी मॉम से मिलते हैं। और हम दूसरी तरफ वान को देखते हैं जो उसी पेड़ के पास पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ पर एक गड्ढा हो चुका था, और वहीं पर वान का खंजर भी वाइब्रेट होने लग जाता है, और ये तभी होता है जब उसके पास कोई स्पिरिट हो। और दूसरी तरफ जब मीहो और युआन सूर्यांग से मिलने आते हैं तो वो जोर जोर से चीखने लग जाती है, और ऐसा देखकर युआन एक कैंडल जलाता है और उसको बांध देता है, और वहाँ पर वो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है। लेकिन सूर्यांग बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग जाती है, और वो मीहो से कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, और उसका ऐसे कहते ही वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ वान भी जंगल में ही होता है, और वहाँ पर वो जिसकी स्पिरिट महसूस कर रहा था वो और किसी की नहीं, गिनतेंग की थी, और ये वही है जिसको वान के साथ लस्ट डीमन बनाया गया था और जिसने सरवाइव किया था। और गिनतेंग ने अपने चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बना ली थी जिससे कि वान उसे नहीं देख पा रहा था। और दूसरी तरफ हमें वही मॉन्स्टर ट्री दिखाया जाता है जिसने सूर्यांग को अपने अंदर समा लिया था, और वो मीहो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन युआन उसे बचा लेता है और उसे छुपा देता है। लेकिन वो ट्री मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ जाता है और वो अचानक से मीहो को मारने वाला ही होता है, तो वहीं पर वान का खंजर आ जाता है और फिर से वो मीहो को बचा लेता है। लेकिन फिर मीहो सूर्यांग को बचाने के लिए वान को कहती है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि सूर्यांग ने लिबोना को खुद चुना है और उसके सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं। तो फिर उसे कायर कहती है और उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है कि तुम उसे क्यों नहीं बचा सकते, और वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे युआन जो उस मॉन्स्टर ट्री की टहनियों में फंसा हुआ होता है, वो हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों तो अपने झगड़े में ही लगे हुए थे, और फिर वो मॉन्स्टर उन सभी को अपनी टहनियों में दबा लेता है। और वहीं मीहो भी सूर्यांग को बचाने के लिए उसके पास जा रही होती है,
लेकिन वो मॉन्स्टर उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। तो फिर वान लस्ट डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और वो मीहो को बचाने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ मीहो भी सूर्यांग के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मुझे आने में लेट हो गया और तुम मुझ पर भरोसा रखो और जो भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है मैं उसका बदला जरूर लूंगी। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर सूर्यांग को अपनी तरफ जकड़ लेता है। फिर मीहो को भी वान पीछे खींच लेता है और फिर उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें वो मॉन्स्टर मारा जाता है और वहीं पर मीहो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो फिर वो उठते ही सूर्यांग के बारे में पूछती है और फिर वो सूर्यांग से मिलने जाती है। और सूर्यांग जो कोमा में पहुंच चुकी थी उसकी मॉम उसे थैंक यू बोलती है। और फिर मीहो युआन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी रिसर्च के लिए आया हूँ। और वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है और जो आगे होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये सारी बातें सुनकर मीहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हमें मिस्टर चैंग को दिखाया जाता है जो एक लेडी की पेंटिंग देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मीहो आती है और उनसे सूर्यांग के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। और फिर युआन वान से मिलने जाता है और उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है मीहो से मिलकर, जिसे तुम पहले भी मार चुके हो। तो फिर वान कहता है कि मेरे हाथ तो लोगों को मरकर कैसा फील होता है ये मैं तुम्हें भी महसूस करा सकता हूँ। तो फिर युआन कहता है कि मुझे थोड़ा काम है और फिर वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। और फिर हम मिस्टर चैंग दिखाए जाते हैं जिसने सूर्यांग के बॉयफ्रेंड की डिटेल्स निकलवा ली थी। और उनसे ये पता चलता है कि सूर्यांग ही नहीं बल्कि उसने बहुत सी लड़कियों को ब्लैकमेल किया है इसके जरिए। जब मीहो सूर्यांग से मिलने जाती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड होता है। फिर मीहो उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे साफ साफ कह देती है कि तुम उससे नहीं मिल सकते। लेकिन फिर वो उससे माफ़ी मांगने का नाटक करता है और फिर एकदम से हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो। एक तुम ही यहाँ पर अमीर नहीं हो, मैं भी बहुत अमीर हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकती। और ऐसा सुनकर मीहो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे किक मार के उसे नीचे गिरा देती है। और हमें फिर वान को दिखाया जाता है जो लिबोना के पेड़ के नीचे जहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा बन चुका था वहाँ पर लिबोना से सूर्यांग के साथ हुए अन्याय का गुहार लगाता है। फिर हमें सूर्यांग के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो उन फोटोज को वायरल करने वाला होता ही है कि तभी वहाँ पर उसके ऊपर कुछ पत्तियाँ गिरती हैं और वहीं पर लिबोना की स्पिरिट आ जाती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है मीहो से बेंजो मिलने आई हुई होती है और वो उससे ये कहती है कि मैं सूर्यांग की ग्रैंडमदर हूँ और वो उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर जा रही होती है तो वहीं पर वान आ जाता है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तो फिर मीहो उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये एक दूसरे को जानते हैं। और फिर वो डिनर के टाइम पे वान से बेंजो के बारे में पूछती है। तो फिर वान तो इसी गलतफहमी में रहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन मीहो को तो कुछ भी याद नहीं आया था। और फिर वान को ये बात भी जल्दी समझ में आ जाती है। और फिर हमें नाइट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मीहो को पता चलता है कि सूर्यांग के बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी है। तो फिर वो भागते हुए वान से मिलने जाती है लेकिन उसे युआन मिल जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लेकर आया हूँ, हम दोनों साथ में खाते हैं। लेकिन वो उसे इग्नोर करके सीधा वान से मिलने चली जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्ही ने तो कहीं सूर्यांग के बॉयफ्रेंड को नहीं मारा। तो फिर वान कहता है कि चिंता मत करो, मैं इंसानों को नहीं मारता। तो फिर मीहो उसे एक फ़ोन देती है और उससे कहती है कि तुम हमेशा गायब हो जाते हो तो तुम इसके ज़रिए मुझसे बात कर सकते हो। और फिर वो जब वापस आती है तो उसे युआन उसके लिए फ्राइड चिकन छोड़ कर जाता है। तो फिर वो उसे खाने लगती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं उसे वान को भी दे कर आऊँ। दूसरी तरफ हमें युआन को दिखाया जाता है जो वान से मिलने आया हुआ होता है और वो उससे कहता है कि तुम सोचो अगर मीहो को पता चल गया कि तुम ही हो वही जिसने उसे मारा था तो उस पर क्या बीतेगी। और वो ऐसा कर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पहले से उसे फंसाने के लिए बहुत सारे जाल बिछा दिए थे। और फिर उन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। लास्ट में वो उसे कैद कर लेता है और फिर युआन कहता है कि मुझे तो तुम पर शक है कि तुम पूरी तरीके से डीमन हो और तुम सेवियर को नुकसान पहुंचा सकते हो। और ऐसा कहकर वो होली वाटर उस पर डालने लग जाता है और उस पर एक्सोर्सिज्म करने लग जाता है। जैसे ही युआन उसके माथे पर वो क्रॉस साइन लगाता है तो वान पूरी तरीके से डीमन में बदल जाता है और वो युआन को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर ढूंढते ढूंढते मीहो भी वहीं आ जाती है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और वहीं युआन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वान उसे छोड़कर मीहो की तरफ बढ़ता है और जब मीहो ने वान को लस्ट डीमन में देखा तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लग गया। फिर वान अपना खंजर मीहो के अंदर घुसा देता है लेकिन ऐसा लगता है लेकिन वो खंजर उसने अपने हाथ पर ही घुसा लिया था और उसका ब्लड मीहो के फेस पर लग जाता है और फिर वान डीमन से एकदम नॉर्मल हो जाता है। और फिर ये देखकर मीहो तो बेहोश ही हो जाती है। तो फिर युआन उसे वापस ले आता है और फिर युआन मिस्टर चैंग से कहता है कि मैं उसे चेक करना चाहता था कि वो सेवियर को प्रोटेक्ट कर सकता है या नहीं।
और जब मैंने उस पर एक्सोसिज्म किया तो वो पूरी तरीके से लस्ट डीमन में कन्वर्ट हो गया और उसने मीहो की जान बचाते टाइम अपने हाथ को बुरी तरीके से घायल कर लिया था। फिर मिस्टर चैंग कहते हैं कि वान बहुत टाइम से सेवियर को प्रोटेक्ट कर रहा है और आज जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि सेवियर को वान ही प्रोटेक्ट कर सकता है। तो फिर युआन कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक लस्ट डीमन है और हम ये भूल नहीं सकते और मुझे लगता है कि अब मुझे सेवियर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मैं करूँगा। दूसरी तरफ हमें वान को दिखाया जाता है जो ग्रेवयार्ड में बैठा होता है और वो मीहो के बारे में सोचता रहता है और उसके हाथ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर उसे बेंजो की बात याद आती है जिसमें वो कहती है कि अगर तुमने अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ किया तो तुम हमेशा के लिए लस्ट डीमन बन जाओगे। और फिर हमें मीहो को दिखाया जाता है जो होश में आने पर वान के बारे में सोचने लग जाती है कि वो लस्ट डीमन में कितना डरावना लग रहा था, लेकिन वो जब मेरे करीब आया तो वो एकदम सही हो गया और उसकी आंखें भी नॉर्मल हो गई। वहीं दूसरी तरफ हमें किमतैंग को दिखाया जाता है जो दोलहुबैंग के स्टैचू को अपना ब्लड देकर बहुत सारे ब्लैक स्पिरिट को आज़ाद कर देता है, जिन्हें बाहर निकलते हुए वान भी देख लेता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जंगल में दिखाए जाते हैं कुछ लोग, जिनमें से एक लेडीज को दिखाया जाता है जो एक डीमन को किसी इंसान के ऑर्गन खाते हुए देख लेती है और जैसे ही वो वहाँ से डर के भागने लगती है तो फिर वो डीमन उसे भी देख लेता है और वो उसे भी पकड़ लेता है। और फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो मीहो से मिलने आया हुआ होता है, लेकिन वो उसके रूम में नहीं होती है क्योंकि वो जीपीएस के जरिए वान को ढूंढने के लिए चली जाती है। और फिर वो ढूंढते ढूंढते ग्रेवयार्ड में पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर वान मिल जाता है। तो फिर वान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन फिर वो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारा फर्स्ट एड नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो फिर वान कहता है कि कल क्या हुआ था, क्या तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी सच है कि तुमने मुझे हमेशा बचाया है। लेकिन फिर भी वान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगली बार अगर वो डेमन बन गया तो वो उसे बचाएगा या मारेगा वो उसे खुद पता नहीं है। तो फिर मीहो गुस्से में कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे अब से प्रोटेक्ट मत करना। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जब वो वापस आती है तो मिस्टर चैंग उससे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर युआन आता है और उससे कहता है कि अब से तुम जहाँ कहीं भी जाओगी तो मुझे साथ लेकर जाओगी, क्योंकि अब से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। फिर युआन और वो स्कूल जाते हैं और उसके स्कूल में युआन को देखकर सारी लड़कियां अट्रैक्ट हो रही थी और वो उसे ही देखे जा रही थी। लेकिन वहाँ पर मीहो सूर्यांग को देखती है जहाँ पर कुछ लड़कियां उसे बुली कर रही होती हैं और फिर वो उससे जाकर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस खुद को टाइम देना होगा। तो फिर सूर्यांग कहती है कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती। और फिर वहीं पर जोई आ जाती है और वो सब कुछ उसे बता देती है और उससे कहती है कि ये वही टीचर है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो फिर सूर्यांग उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वहाँ पर सुजिन भी आ जाती है और वो मीहो को बताती है कि नेक्स्ट वीक उसकी शादी होने वाली है, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डिनर कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर युआन के पास एक कॉल आती है जिसमें उसके भाई के बारे में उसे बताया जाता है और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो फिर मीहो मिस्टर चैंग से पूछती है कि उसका कोई भाई भी है। तो फिर मिस्टर चैंग उसे बताते हैं कि उसका एक बड़ा भाई है जिससे वो बचपन में ही अलग हो गया था, तो तब से ही वो अपने भाई को ढूंढने में लगा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें युआन के भाई जैंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही गरीबी में अपना गुजारा कर रहा होता है और वो घरों में जाकर क्लीनिंग का काम करता है और वहीं पर जैंग सफाई कर रहा होता है। तभी वहीं से दो लोग ताने मारते हुए जाते हैं। तभी वहाँ पर उनमें से एक आदमी पर वो डीमन फॉक्स उस पर अटैक कर देती है और फिर वो उसका लीवर भी निकाल कर यही कहता है कि ये मेरा नहीं है। तभी वहाँ पर वो दूसरा आदमी भी आ जाता है और वो उसे भी मार देता है। तभी वहाँ पर गिमतैंग आता है और उनकी बॉडीज को देखकर उसे अपने चाकू से चीर-फाड़ कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मीहो युआन को सुजिन की वेडिंग पार्टी में लेकर जाती है जिससे कि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए और मीहो अपनी फ्रेंड को एज अ वेडिंग गिफ्ट दिहांग होटल का सबसे महंगा और सबसे अच्छा स्वीट रूम बुक करवा देती है। और ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मीहो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बाहर से ये वान देख रहा होता है और वो उसे सुरक्षित देखकर वापस बेंजो के घर पर चला जाता है। और वो जब उसके घर पर जाता है तो वहाँ पर बहुत सी लेडीज बैठी थी और वो रिसेंट हुए मर्डर के बारे में बात कर रही होती हैं कि एक लेडीज उसमें से कहती है कि उस पर 12 बार खंजर से वार हुआ है। फिर वो लोकेशन पर जाकर उस बॉडी को देखते ही पहचान जाता है कि गिमतैंग ने किया है। और फिर हमें मीहो और युआन को दिखाया जाता है जहाँ पर युआन को मीहो एक ऑर्फन में लेकर आती है
जहाँ पर युआन और उसका भाई रहा करता था। वहीं पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मीहो ने मिस्टर चैंग के जरिए दिहांग ग्रुप ऑफ लीगल टीम के जरिए उसके भाई को ढूंढने के लिए कहा था। और युआन जब उस जगह पर जाता है तो उसे वो पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, जहाँ पर एक क्रिश्चियन फैमिली ने उसके और उसको भाई को अडॉप्ट कर लेती है और फिर मीहो उसे उसके भाई का एड्रेस भी देती है। तभी वहीं पर एक क्रीचर भी दिखाया जाता है जिसके जरिए गिमटेंग सभी पर नजर रख रहा होता है। और फिर युआन मीहो को घर पर छोड़कर अपने भाई को ढूंढने चला जाता है। और फिर मीहो के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि उन दोनों को उसका गिफ्ट बहुत पसंद आया और वो उसके लिए एक केक भिजवा रही है। और जब उसका हस्बैंड केक लेकर जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के आगे उसे ऐसा लगता है कि कोई आ गया। और वो जब उतर कर देखता है तो वहाँ पर तो कोई नहीं होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है। और तभी वहाँ पर वान को दिखाया जाता है जिसका खंजर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था और वो मीहो के घर के बाहर ही खड़ा होता है। तभी वहाँ पर मीहो भी आ जाती है, लेकिन फिर वान वहीं पर गिमटेंग को भी देखता है जो वहाँ पर छत पर बैठा होता है। उसके हाथ में सुजिन का हस्बैंड था जिसे उसने मार डाला था और वो उसे नीचे गिरा देता है। और ये सब देखकर मीहो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ हमें युआन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक शिप यार्ड में उसका भाई भी मिल जाता है और वो एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये होती है कि जो उसने जैकेट पहना हुआ था वो डीमन फॉक्स के जैसा था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस क्रिश्चियन फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट किया था उनका एक पहले से ही बच्चा होता है जिसका लीवर खराब होता है। तो फिर वो पहले तो जैंग का लीवर उसे लगाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो फिर वो युआन का लीवर भी निकाल कर उस बच्चे को लगा देते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं, जहाँ पर वही फादर आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें वान को दिखाया जाता है जिसका खंजर बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर गिमटेंग आ चुका था और वो उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन वो रुक जाता है। तो फिर गिमटेंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ। और वो उससे कहता है कि तुम्हें याद है ना, हमें जबरदस्ती लस्ट डीमन बनाया गया था, वो भी हमारा यूज करने के लिए। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मीहो को कैसे मारने वाले हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वोनजोंग इन सब से अनजान थी? और क्या तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? और वो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ युआन अपने भाई को मीहो के घर पर ले आता है और जब मीहो आती है तो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन वो युआन को सुजिन के बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताती है क्योंकि उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। फिर वो वहां से चली जाती है और युआन के सोते ही जैंग भी मीहो को मारने के लिए वहां पर चला जाता है, क्योंकि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गिमटेंग ही उसे कहता है कि अगर तुम मीहो को मार दोगे तो तुम अपने सारे दर्द से छुटकारा पा लोगे। और वो फॉक्स डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करता है वान की प्रोटेक्टिव शील्ड उसे अंदर नहीं जाने देती है। और वहीं पर फिर वान आ जाता है और उनके बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। फिर युआन भी जग जाता है उन आवाजों से और वो वहाँ पर जब जाकर देखता है तो फिर वो वान को रोकने की कोशिश करता है, जिससे जैंग वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही वान उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ने जाता है तो वहाँ पर अचानक से गिमटेंग आ जाता है और वो जैंग को ले जाता है। और फिर गिमटेंग वान का गला पकड़कर उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो गए हो उस लड़की को प्रोटेक्ट करते करते, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं उसे मार कर ही रहूंगा। और अगर हम अगली बार मिले तो तुम अपना माइंड चेंज कर लेना और तुम मेरे साथ हो जाना। और फिर हमें वान को दिखाया जाता है जिससे ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी और फिर वो उसी ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक हिरन को देखता है और वो खुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है। और फिर मीहो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और फिर उसके बाद वो वान के पास चली जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए और मेरे सवालों का जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। तो वो काफ़ी कमज़ोर हालत में होता है और वो उसे बताता है कि तुम वोंगजियोंग की आत्मा का पुनर्अवतार हो और एक सेवियर हो और तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें सारे डीमन मारना चाहते हैं। तो फिर मियो कहती है कि सिर्फ मुझे ही क्यों चुना गया है? तो वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत में यही है और तुम्हारे जो अधूरे काम थे वो तुम्हें पूरे करने होंगे और तुम्हारे काम पूरे होने तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इसका इंतजार है। तो वो कहती है कि मैं खुद को जगा लूंगी और मैं सारे काम पूरे करके दिखाऊंगी, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तुम्ही पर करती हूँ और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। और तभी वान को खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं। वो जब उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे वान मना कर देता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो फिर वो वहाँ से बेंजो के पास जाती है और उसके पास जाकर वो वोंगजियोंग के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि वो हेल बैरियर का काम करती थी और वो डीमंस को बाहर निकलने से ही रोकती थी
और वो टूटी हुई चीज़ों को भी जोड़ सकती थी। तो फिर उससे कहती है कि मैं खुद को कैसे जगा सकती हूँ। तो फिर उससे कहती है कि तुम्हारे सीने पर ये जो मार्क है, इसमें से एक अलग एनर्जी रिलीज होती है जो तुमने लिबोना के टाइम पे भी महसूस की होगी, और तुम्हारे जागने पर ही वो बैरियर ठीक होगा और तुम उन डीमंस को दुनिया में आने से रोक सकती हो। लेकिन अगर तुम्हारे जागने से पहले ही तुम मर गई तो वोंगजुंग भी तुम्हारे अंदर ही मर जाएगी, और एक तुम ही हो जो हम सबको बचा सकती हो। तो तुम्हें खुद को ही अवेकन करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो अपने भाई की गर्दन में तलवार रखा हुआ होता है, और वो उससे पूछता है क्या तुम वही डीमन फॉक्स हो जिसने उन सबको मारा है। फिर सैंग कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है और मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, और वो उससे कहता है कि तुम मुझे मार डालो और मुझे बस मुक्ति चाहिए। तो फिर युआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने भाई पर एक्सोर्सिज्म की प्रिपरेशन करने लग जाता है और उस पर क्रॉस टच करता है तो वो पूरी तरीके से डीमन फॉक्स में बदल जाता है। और जैंग बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे मार डालो। लेकिन दूसरी तरफ युआन भी बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब बेंजो और वान बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर युआन भी आ जाता है। तो फिर वान युआन को देखते ही उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से उस दिन मीहो मरने वाली थी। लेकिन फिर युआन उससे कहता है कि तुम तो एक लस्ट डीमन हो ना, तुम खुद पर काबू कैसे कर लेते हो, और मैं अपने भाई को ठीक करना चाहता हूँ ताकि वो एक इंसानों की तरह रहे। तो फिर वान कहता है कि ऐसा तो कोई तरीका नहीं है। तो फिर युआन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे मार डालूंगा अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर वान कहता है कि अगर ऐसा होता तो तुम मेरे पास आते ही नहीं। तो फिर वान से भी कोई मदद ना मिलने पर वो मीहो के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने जैसे सूर्यांग को लिबोना की स्पिरिट से बचाया था, आप मेरे भाई को भी ठीक कर दो। और फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर युआन उसे उसी ऑर्फनेज में लेकर आता है जहाँ पर उसने अपने भाई को रखा था। और फिर जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो पूरी तरह डीमन में चेंज हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन बीच में ही वहाँ पर युआन आ जाता है और वो उसी पर अटैक कर देता है और वो मीहो को मारने की वापस कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर अचानक से वान भी आ जाता है, उस फोक्स डीमन से फाइट करता है। लेकिन इस टाइम वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है और उस फोक्स डीमन से हार जाता है। और फिर वो डीमन फॉक्स मीहो को मार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर युआन अपनी तलवार उस डीमन फॉक्स में घुसा देता है और उस डीमन फॉक्स को मार देता है। और फिर उसके मरने के बाद वो भी एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसे देखकर युआन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हमें गिनतेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स दिखाए जाते हैं। फिर वो जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर उन्हीं लोगों में बैगजो की वो ग्रैंड डॉटर भी होती है जिसका नाम जोई होता है। और वो गिनतेंग से कहती है कि आप इतने समय से कहाँ थे अंकल। और फिर यहीं पर इस सीज़न का एंड हो जाता है और यहीं पर सीज़न 1 का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। फॉर मोर एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।